थे भाई, बताना जरा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कोई बच्चा बताओ थोड़ा, इन्हें भी एक्स रिवीजन हो जाएगा ताकि समझ में आने लगे थोड़ा थोड़ा। तो मैं पूछ लेता हूँ, आप तो पढ़ ही रहे हो, आपको तो पता ही होगा। तो इनका रिवीजन हो जाएगा, आप बता पाओगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ भाई। आकाश। आकाश तो अक्षय। अक्षय बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हाँ। और चार्ज कैसे होते हैं दोनों, मतलब अमाउंट कैसा होता है चार्ज का। मतलब अमाउंट तो बराबर होता है ना, साइन अपोजिट होते हैं बस। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। चार्ज तो समझते हो भाई, चार्ज क्यू समझते हो। तो डाइपोल जो होता है ना, उसमें देखो एक ऐसे होता है प्लस क्यू, और बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, और इधर होता है माइनस क्यू। ये दोनों चार्ज बराबर है। अगर ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का है, बस फर्क इतना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। इनके बीच में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एल कहते हैं, और यहाँ तक की भी डिस्टेंस जो होती है उसको भी क्या कहते हैं, एल। टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 2L। यानी दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है 2L। और ध्यान रहे कि जो L है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसलिए हम आर्टिकल में इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। जब हम आर्टिकल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं हम। आपने देखा होगा 2 आर्टिकल में इसको हटा दिया था हमने, है ना। चलो, अब हम कर क्या रहे हैं, इस इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, या हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो, 2-3 दिन से हम कर क्या रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। सबसे फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, देखो 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कितनी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या होती है, बताओ। ये चार्ज है, इस चार्ज के सराउंडिंग में चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जनरेट हो गई है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो उसको फोर्स लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो फोर्स फील करता है वो। तो उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ दो चार्ज है तो दोनों की फील्ड होगी, जाहिर सी बात है। इसकी भी अराउंड अपनी एक फील्ड होगी, इसकी भी क्या होगी, फील्ड होगी। जैसे गली में कोई दमदार आदमी होता है तो उसका रुतबा होता है ना, ऐसे ही चार्ज होता है तो उसका रुतबा होता है चारों तरफ। उसके एरिया में कोई आ नहीं सकता, आएगा तो पहले पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। हाँ, फोर्स लगाएगा ना वो, फिर उस पर इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, सब तरफ से लगाता है। अरे समझ गए। तो मैंने बताया था ये डाइपोल है, तो इस डाइपोल में 3 जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी जगह बताई थी, बताना जरा। सबसे पहले बताया, मैंने बताया था अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति उसको बोलते हैं जिस एक्सिस पर आपका डाइपोल रखा है। देखो, डाइपोल अगर ऐसे रखा है तो ये जो लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन, इसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति। डाइपोल अगर ऐसे रखा है तो इस लाइन को बोला जाएगा अक्षीय स्थिति। यानी ऐसे रखा है तो एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, इसको अक्षीय स्थिति कहेंगे। ऐसे रखा है तो वाई एक्सिस को अक्षीय स्थिति कहेंगे। ऐसे रखा है तो जेड एक्सिस को अक्षीय स्थिति कहेंगे। मतलब जिस लाइन के अलोंग हमारा डाइपोल रखा है उस लाइन को अक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो पहले आर्टिकल में हमने क्या किया था, इस अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट ले लिया था, यहां पर कहीं पर पी पॉइंट नाम दे दिया था इसको, है ना। और इसको सेंटर से जो डिस्टेंस ली थी हमने इस पॉइंट की, वो क्या थी, स्मॉल आर। और इस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, बताओगे कितनी आई। आया नहीं तो क्या नाम है, अर्पित, बताओ कितनी आई थी अक्षय स्थिति पर, एक्सिस पर। फॉर्मूला सुनाओ। देखो, पहली बात ये समझ लो, अगर फिजिक्स आपको सीखनी है ना तो घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। जितना भी पढ़ाया जाएगा उसको घर पे पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होता, सारा इरेज हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह जाते हैं दिमाग में अगले दिन, कि हाँ कैसे कैसे हुआ था। अगर घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का।
हाँ, इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। वो उसका बता रहा है, तू आया नहीं था ना उसमें। अरे तो तुम्हें भी नहीं पता, पढ़ नहीं रहे, बता भाई। क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ? देखो, जबकि कल मैंने दो दो तीन तीन जगह लिखे थे ये फॉर्मूले। हाँ भाई, तुम बताओ सचिन। फॉर्मूले याद नहीं कर रहे कहाँ जाके? बताओ। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। और बताओ। 2p अपॉन r क्यूब। क्या ये नहीं था फॉर्मूला अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ। हमने पूरा प्रूफ करा था 1.5 पेज में। किया था नहीं किया था? फिर आप याद भी नहीं कर रहे। तो ये था पहला आर्टिकल हमारा जो हो गया था, ठीक है, वो करा दिया हमने। दूसरा आर्टिकल मैंने कहा था डाइपोल यही रहेगा, बस इस पॉइंट को यहां से हटाकर आप इस सेंटर से 90 डिग्री डायरेक्शन में जाएंगे और यहां ले लेंगे। अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये आर होगी। तो बताओ, क्या यहां, अब जहां ये पॉइंट रखा हुआ है, क्या इसको आप अक्षीय स्थिति कहोगे? नहीं कहोगे ना। अक्षीय स्थिति तो उसको कहते हैं जिस डायरेक्शन में डाइपोल रखा होता है उसी में पॉइंट ले लेते हैं हम तो। वही तो अक्षीय स्थिति होती है। ये तो आपने 90 डिग्री ऊपर ले लिया, तो इसको हम क्या है, क्या कहेंगे? अक्षीय नहीं है तो क्या है? निरक्षीय है। अक्ष का उल्टा निरक्ष। तो इसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन पेपर में, कहेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव से आर दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए या सिद्ध कीजिए, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। ऐसे ही निरक्षीय अक्षीय करके आएगा। तो यहां भी हम कैलकुलेट करा चुके हैं आपको, पूरा आर्टिकल ये कल हुआ था, है ना? तो कितनी आई थी बताओ जरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल, बता सकता कोई बच्चा? बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर। देखो, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है दोनों का। बस फर्क इतना है कि ये 2 है और ये सिंगल पी है, यहाँ पे 2p है। बस इतना फर्क है। अरे ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये पी क्या होता है? बताओ, पी क्या है यहाँ पर? हम्म, वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। पी को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी तो बोलो। वैद्युत द्विध्रुव तो यही है, आघूर्ण लगाना पड़ेगा ना वर्ड। मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी क्या वैल्यू होती है बताओ जरा। पी बराबर किसके होता है? हाँ, Q × 2L के बराबर होता है ना। ये सब बातें बता रखी है हमने आपको। तो, देखो, दो पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है। कल तक यहां तक हुआ था, दोनों फॉर्मूले आ गए थे। अब हमने बताया था एक तीसरी पोजीशन भी हम लेंगे। कहाँ? कहीं भी। इस पॉइंट को ना तो हम एक्सिस पे लेंगे ना बिल्कुल 90 डिग्री पे लेंगे, हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले। भाई कहीं भी हम इस पॉइंट को ले सकते हैं, और उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको समझना है। बात समझ में आ गई? तो थर्ड आर्टिकल हमें आज करना है कि किसी भी, ऐसे डाल दो हेडिंग, किसी भी बिंदु पर तीव्रता। तो हम बना लेते हैं पहले क्या, डाइपोल बना लेते हैं। फिर बना लेते हैं, देखो, रेड कलर का डाइपोल। -Q, इधर प्लस लेता था ना मैं, कहीं भी कुछ भी ले लो।
देखो डाइपोल बना दिया मैंने भाई। तो ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, तुम ना बना। इधर देखें जरा बोर्ड पे ध्यान से। ये मैंने डाइपोल बना दिया। अब ना तो एक्सिस पे लेना है पॉइंट, ना इक्वेटोरियल पे लेना है, कहीं भी लेना है। तो मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो सपोज करो इधर ले लेता हूँ। ये मैंने क्या ले लिया, चलो इधर ना तो इधर ले लो। तुम कहोगे भैया तुम्हारा यहाँ पे कुछ मामला फैट फैट है, यहाँ पे बना दो, मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है। अरे मेरी सुन लो यार, अपनी बातें तुम्हारी इंपॉर्टेंट ना है इतनी, मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये मैंने पॉइंट ना तो एक्सिस पे लिया है ना इक्वेटोरियल पे लिया है। कैसे कह रहे हो भैया नहीं लिया, तो देखो एक्सिस तो ये रही, इक्वेटोरियल एरिया तो किसी भी लाइन पर नहीं है ना पॉइंट, ये इधर है साइड में। तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। बताओ ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। डाइपोल का क्या होता है, हर डाइपोल का क्या होगा, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होगा। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं, जो आपने बताया था Q×2s। वो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है हमें, बताओ। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमें क्या बताता है, क्या बताता है? चार्ज इनटू लेंथ का वो तो तुमने वो बता दिया ना फॉर्मूला मुझे। वो फॉर्मूला क्या बताता है ये बता, है? पढ़ सकती है नहीं? हाँ भाई, है? देखो आप मैं कह रहा हूँ द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है, तो आप कह रहे हो Q×2l बताता है। अरे मैं इसी को तो पूछ रहा हूँ, ये क्या बताता है, ये वैल्यू क्या बताती है आपको? उससे क्या पता चलेगा? मैंने बताया था लेकिन सुनते नहीं हो तुम। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना किसी भी डाइपोल का, ये उसकी स्ट्रेंथ बताता है। मैंने बताया था अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी पी की, तो ये डाइपोल कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। पी की वैल्यू कम होगी तो डाइपोल कैसा होगा, वीक होगा। अच्छा ये बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर, भैया स्केलर वेक्टर पढ़ा है आपने? सदिश सदिश 11th में था। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो आ जाएगा समझ में। हाँ भाई, ये सदिश है अदिश है? सदिश है, बिल्कुल सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन बताओ कहां से कहां होती है? हाँ, -q से +q की तरफ होती है। p वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो 2l लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो वेक्टर होता है उसके ऊपर ऐसे करके एरो लगा देते हैं हम। यार पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। आसान आसान चीजें सब समझ लोगे, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं समझ पाओगे। और ऐसी चीजें मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आसान तो सब कर लेते हैं। ये क्या बनाया है मैंने, एरो। और ये एरो क्या बता रहा है आपको, पी वेक्टर। तो ये मैंने बताया ये डाइपोल मूवमेंट जो होता है ये डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। और ये इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q। अब इस डाइपोल को आप एक वेक्टर की तरह देखें, किसकी तरह देखें, वेक्टर की। जैसे आप वेक्टर पढ़ते हो ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। मान लो ये ऐसे करके कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ये जो है हमारा ए की जगह क्या है, पी वेक्टर है। सही है। अब ये पी वेक्टर है, ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया इसको, अब बिल्कुल वेक्टर की तरह समझो कि ये कोई वेक्टर रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है। अब आपको पता है ये पी पॉइंट है, तो हमने क्या किया था अभी पिछले आर्टिकल्स में, सेंटर से इसकी डिस्टेंस ली थी। तो चलो सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं। अरे पॉइंट इधर आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। वो तो मेरे हाथ में है ना पॉइंट। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी मानते हैं हम, बताओ। आर मानते हैं ना? अरे आर मानते हैं।
तो मैंने सेंटर से डिस्टेंस मान ली इस पॉइंट की आर। अब दिक्कत क्या है, देखो ध्यान समझना, ये पी वेक्टर है इस तरीके से, ये किसी डायरेक्शन में पी पॉइंट होगा, जरूरी नहीं है ये इधर ही हो, ये यहां भी हो सकता है, ये अभी मैंने इधर बनाया था इधर भी हो सकता है, तो फिर ऐसे करके बनता, ये आर ऐसे करके जाता, यहां होता तो आर ऐसे करके जाता। भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी बिंदु पर, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा ये लाइन इस डाइपोल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी नहीं बनाएगी, बताओ। अगर मान लो यहां होता पी पॉइंट तो एंगल इस तरह से बनता, अगर यहां होता तो एंगल इस तरह से बनता। किस एंगल की बात कर रहा हूं समझ गए ना, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, देखो ये जो एंगल है, बनता नहीं बनता, ये एंगल बार बार चेंज होता नहीं होता, बताओ होता। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है, और थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा पॉइंट कहां है। यहाँ जो आर और थीटा है ना, ये दोनों वेरिएबल है, क्या है, आर और थीटा क्या है, वेरिएबल। मैथ में पढ़ा होगा ये टर्म बहुत ज्यादा, क्या होता है वेरिएबल का मतलब, कोई बच्चा बताएगा। वेरिएबल बोलते हैं ना, कोई इक्वेशन लिखी हुई है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जेड, कहते हैं एक्स और वाई वेरिएबल है, मतलब यहां क्या समझ रहे हो वेरिएबल से, तुम बताओ। क्या ये आर फिक्स है या चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्या ये थीटा फिक्स है या चेंज हो सकता है, बस। तो जो चीजें चेंज हो सकती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरी कर सकती हैं, वेरी का मतलब होता है चेंज करना, तो जो वेरी कर सकता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं, चर। और जो वेरी नहीं करता वो क्या है, कांस्टेंट, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अचर। चर का उल्टा अचर, सही है। तो चलो, तो अब देखो ध्यान से समझो जरा, यहां ध्यान से समझो, क्या समझोगे कि भैया ये पी पॉइंट है, ये पी वेक्टर, तो हाँ ये पी और ये पी अलग अलग है, तभी इस पी को इस पी से मिला लो, ये डाइपोल मूवमेंट वाला पी है, या इसको कुछ और नाम दे दो अगर दिक्कत आ रही है तो, के ले लो यार, कभी को भैया ये पी यहां से यहां कैसे पहुंच गया, चलो के पॉइंट है, सही है। अब ध्यान सुनो, मैंने आपको समझाया है कि वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, देखो भैया तुमने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा नई चीज लग रही होगी ये, क्योंकि कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगी समझ। देखो कोई अगर वेक्टर ऐसे करके होता है ना थीटा एंगल पर, तो उसके हम दो प्रोजेक्शन ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, ले सकते हैं, ले सकते हैं। जो एक्स एक्सिस पर आता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा, अरे वेक्टर ए है तो ए कॉस थीटा ही तो आएगा। और जो ऐसे आता है वाई एक्सिस पर वो क्या होता है बताओ, ए साइन थीटा। ये चीज मैंने आपको बताई नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही ज्यादा। 11वीं में तो थी 11वीं में तो इसको समझाते हैं, और 12वीं में इसका एप्लीकेशन है। अब मुझे आप देखो ध्यान से बताओ, देखो तो ये पी वेक्टर है ऐसे करके, ये पी वेक्टर है, और ये ऐसे करके थीटा है, एंगल है यहाँ पर, है क्या है, ये थीटा एंगल है। तो ये इस तरह से नहीं बन रहा है, देखो जरा, क्या इस वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट किए नहीं किए अभी, तो ये जो वेक्टर है पी वेक्टर, इसके भी दो कंपोनेंट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। और एक बात सुनो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में बताओ कितने डिग्री के एंगल पर बनते हैं, 90 डिग्री पर बनते नहीं बनते। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हमेशा ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे। अगर ये ए कॉस थीटा है तो ये मार्कर ए साइन थीटा होगा, अगर मार्कर ए कॉस थीटा है तो ये उंगली ए साइन थीटा होगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों कंपोनेंट के बीच में, सही है। तो अब मैं ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए इस पी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक कर देता हूं, पी वेक्टर के कंपोनेंट। तो कैसे कंपोनेंट होंगे बताओ, ध्यान से बताओ। इस पी वेक्टर का एक कंपोनेंट कहा जाएगा ऊपर, जैसे ये एक आ गया था नीचे, तो बताओ जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा लिखते हैं, तो पी वेक्टर का जो ऊपर वाला होगा उसको क्या कहेंगे हम, पी कॉस थीटा कहेंगे भैया, थीटा की तरफ कॉस आता है ना। और जो अब कॉस से जो 90 डिग्री पे होगा वो साइन होगा, कॉस वाला ये है, इससे 90 डिग्री पे कौन होगा, ऐसे ही तो आएगा देखो, ये एंगल कितना बनेगा,
अरे यही वाला तो एंगल है ये, तो इसको क्या कहोगे, इसको पी साइन थीटा। इस पी वेक्टर के ऐसे ही तो कंपोनेंट ब्रेक होंगे जैसे इस ए वेक्टर के हुए हैं। इसको अगर तुम ऐसे करके पूरा घुमा दो तो देखो ऐसे ही तो हो जाएगा ये, बस इसको रोटेट किया है, ऐसा समझ लो। भाई इसको जब तुम ऐसे करके घुमाओगे तो ये साइन कहाँ जाएगा यहाँ, ये कॉस कहाँ जाएगा यहाँ, तो पी वेक्टर है। या ऐसे समझ लो, जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है, और उसके 90 डिग्री पे क्या आता है, साइन आता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो, हाँ, ये के पॉइंट की डायरेक्शन नहीं है, ये अब पी वेक्टर का कंपोनेंट है ये। इस पी वेक्टर का ये कंपोनेंट है कॉस की तरफ। जैसे मैं यहां बना दूं डायरेक्शन ऐसे करके ये, तो ये डायरेक्शन किसकी है, ए कॉस थीटा की। ये डायरेक्शन किसकी है, ए साइन थीटा की। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये तो पॉइंट है ना केवल। एरो इसके लिए बनाया है कि पी कॉस थीटा इधर है ऐसा करके, और ये वाला एरो इसलिए बनाया है पी साइन थीटा इधर है, इसलिए बनाया है। और बताओ, किसी को कोई डाउट, समझ में आया कैसे ब्रेक हुए। जैसे ये ब्रेक हुआ, एक वेक्टर कॉस की तरफ, एक वेक्टर वो थीटा की तरफ जाएगा कॉस, सीधे जाएगा साइन। ऐसे ही इसको ले गया मैं, थीटा की तरफ कॉस, सीधे ले गया साइन। सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डाइपोल था ना, वो दो डाइपोल में टूट गया। देखो, एक तो डाइपोल ये आया ऐसे, और एक डाइपोल ये आया साइन वाला। इसको क्या कहोगे, पी कॉस थीटा, ये वाला देखो। और इसको क्या कहोगे, पी साइन थीटा। अरे सही है। और ये जो एंगल है इनके बीच में दोनों के, वो कितना है, इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात है, कितना है, 90 है। सही है। अरे सही है यहां तक। तो देखो, इधर देखो जरा। अब आप ये जो रेड वाला जो डाइपोल मैंने बनाया है ना, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसके अब हम क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट। तो इधर देखें जरा भैया, रेड वाला अगर मैं यहां से हटा दूं, तो ये जो के पॉइंट है वो इस वाले डाइपोल की तो अक्षीय स्थिति में है। ध्यान से देखो, पी कॉस थीटा की कौन सी स्थिति में है, अक्षीय में। और ये जो पी साइन थीटा ऐसे रखा हुआ है, इसकी कौन सी स्थिति में है, देखो 90 डिग्री से गया सीधा, निरक्षीय स्थिति में है नहीं है। इस रेड वाले को तो भूल जाओ, ये समझ लो ये रेड वाला दो कंपोनेंट में टूट चुका है। इस रेड वाले डाइपोल को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक की डायरेक्शन ऐसे आई, अक्षीय स्थिति में आया उसकी ये, और एक की डायरेक्शन ऐसे आई जिसके निरक्षीय स्थिति में आया ये पॉइंट। मतलब एक डाइपोल के अक्षीय स्थिति पे पॉइंट पड़ रहा है, और एक डाइपोल के निरक्षीय स्थिति पे ये पॉइंट आ रहा है। बात समझ में आ गई। अक्षीय स्थिति में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैलकुलेट नहीं कर सकते, करके आए, फॉर्मूला है हमारे पास। निरक्षीय स्थिति में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। तो देखो, बस मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। इस डायग्राम को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो बताओ, बिंदु के पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बिंदु के पर कुल वैद्युत क्षेत्र, यानी ई नेट, ये होगा बराबर किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय स्थिति की प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय यानी इक्वाटोरियल वाली पोजीशन की। बताओ, इसकी वजह से जो अक्षीय स्थिति होगी उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी वजह से निरक्षीय स्थिति पे जो होगी उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, एक्सिस वाला और इक्वाटोरियल वाला। सही है। अरे यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सुनाओ, जो अभी मैंने लिखवाया था, क्या था। यहाँ पे है ना, वेक्टर लगा देते हैं अभी। बताओ, अभी बताया था क्या, अक्षीय स्थिति पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था, 2p बताया था ना। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अक्षीय स्थिति पे यही वाला डाइपोल तो है, पी कॉस थीटा। तो p की जगह क्या आएगा यहाँ पर, अरे p आता है ना, लेकिन हमारा डाइपोल क्या है अब,
तो 2p cos थीटा अपॉन में क्या आती है, डिस्टेंस कितनी है बताओ, r, तो r स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति का फॉर्मूला लिखा हमने इस डायपोल के लिए। समझ गए, p की जगह क्या आ गया, p cos थीटा, क्योंकि ये डायपोल क्या है, p cos थीटा। निरक्षीय का लिखवा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आता है p, तो p की जगह क्या आएगा निरक्षीय पे हमारा कितना है देखो, तो p साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर। अच्छा r क्यूब है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, r क्यूब था वही फॉर्मूले में, सही है। अक्षय निरक्षित दोनों तो सूत्र लिख दिए, यहां तक नोट कर लो जरा एक मिनट। देखो जैसे मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल बताया, जैसे एक बॉक्स है, ध्यान सुनना दो, और इधर एक फोर्स लग रही है इस पर 10 न्यूटन की, इसको 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं हम बॉक्स, और इधर खींच रहे हैं हम इसको फिर से 10 न्यूटन से ही, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। अब फोर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन लगती है, तो अगर आप इसका वेक्टर सम निकालोगे ना, वेक्टर सम, तो कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि ये बॉक्स जाएगा कहीं पर, बताओ जरा मुझे, 10 से इधर से खींच रहे हो, 10 से उधर से खींच रहे हो, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसका नॉर्मल सम करते, तुम नॉर्मल जोड़ते विदाउट डायरेक्शन, तो आप बता देते भैया 10 और 10 20 होता है, मैथ में जैसे पढ़ते हो आप, तो 10 और 10 कितना बता देते, 20। लेकिन वेक्टर सम कितना आ रहा, 0। तो वेक्टर सम में हमें देखनी होती है डायरेक्शन, क्या देखनी होती है, डायरेक्शन। तो ये वही केस, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो आपको पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना इसके पॉइंट पर, उनकी क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन, तब आप ऐड करोगे। हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जैसे यहाँ हुआ, हो सकता है ऐड हो। अगर सेम डायरेक्शन में लग रही होती दोनों फोर्सेस तो क्या हो जाता बताओ, अगर 10 न्यूटन इधर ही लग रहा होता तो क्या 0 आता, तो कितना हो जाता, तो 20 हो जाता, नहीं हो जाता। तो चलो बताओ, पहले अक्षीय स्थिति की बात कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति में किधर लगता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई थी इस पर, अक्षीय स्थिति में बताओ कहां से कहां आई थी, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, माइनस से प्लस थी ना। तो माइनस से देखो, माइनस ये है डाइपोल है ये, अरे ये डाइपोल है, ये जो एरो दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या है, डाइपोल है, मतलब इसका माइनस यहाँ है और प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब ऐसे ही तो लगेगी इसकी वजह से, है ना। तो इसको आप क्या कह दो, ई एक्सिस, सही है, और समझ गए। बताओ इक्वेटोरियल पे कहां से कहां लगती है, प्लस से माइनस, याद है कल कराया था, प्लस से उल्टी लगती है इसमें, तो प्लस ये है, और माइनस, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मतलब कैसी, ऐसे या ऐसे, प्लस से माइनस ऐसे लगती है ना, तो ऐसे लगेगी, कैसे लगेगी, ये कौन सी है, ई इक्वेटोरियल, बताओ भाई, माइनस से प्लस लगती है इसमें, माइनस से प्लस यानी ये गई, माइनस से प्लस एक्सेस वाली, इस पे लगती है, ये जो इक्वेटोरियल होता है इसमें लगती है प्लस से माइनस ऐसे, तो इसी के पैरेलल देखो, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन बता रही है इधर, ठीक। अब दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, बीच में एंगल बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अरे 90 होगा यार। देखो जब ये 90 पर है, तो इनकी डायरेक्शन 90 पर ना होगी, जब इसकी डायरेक्शन ऐसे आई, इसकी डायरेक्शन ऐसे आई, तो ये दोनों 90 पर है, तो डायरेक्शन भी क्या आएगी, 90 पर ही आएगी। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट कहां से जाता है, बीच में से तो जब जाता है जब दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल है क्या दोनों, देखो फर्क है ना। लेकिन हाँ आप बता सही रहे हो, जाएगा इधर ही, जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, तो दोनों के बिल्कुल बीच में से नहीं जाएगा, होगा बीच में ही कहीं ना कहीं, होगा कहीं, बिल्कुल बीच में से क्यों नहीं जा रहा ये, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, देखो इधर 2p है, इधर p है केवल, तो वैल्यू अलग होती है तो जरूरी नहीं है बीच में से ही जाएगा कुछ, तो हम कहेंगे बीच में है कहीं,
क्या दो कितने एंगल पे है, थीटा यहां मान लिया तो उसको फाइव मान लेते हैं, तो क्या मान लिया, फाइव। तो ये हमारा क्या है, ई नेट है। तो अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बताओ वेक्टर के लिए। जब दो वेक्टर ऐसे हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला बताया था, बड़ा सा स्क्वायर रूट में बताओ। हाँ, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कॉस, बताया था नहीं बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, तो लगा दो, तो लगाओ। तो ई नेट बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ए की जगह क्या है हमारे पास, ई एक्सिस, इसका क्या, प्लस बी की जगह क्या है हमारे पास, ई इक्विलेटरल का क्या, प्लस। अब देखना थीटा कितना है हमारा यहाँ पे, थीटा दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, और यहाँ 90 रखोगे, cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, तो ना लिखूं उसको, इतना ही रहने दो। समझ गए जीरो क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90, cos 90 हो जाता है जीरो। तो यहीं तक ही लिखना है, ऐसी बात है। तो देखो ऐसे करके तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना था, ये निकल के आया ऐसा। अब इसमें रखो वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब आंसर निकल के आएगा। तो देखो बहुत भारी भारी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम छोटा कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अरे के मान सकते हैं नहीं, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, नीचे क्या है, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, देखो ऐसी बच्ची चाहिए मुझे, सही है। दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, ठीक रखो, लगवाओ वही। मैथ ये बताएंगे अब तो, मैथ ये कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये एक्सेस वाली वैल्यू है, इसको रखो यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर होगा नहीं होगा, जितना मैथ आ गई भैया, इसको सॉल्व कराना है तुम्हें, और उस पूरे का प्लस इक्विलेटरल वाली बताओ, ये है के पी साइन थीटा अपॉन, इस पूरे का क्या, अरे सही है वैल्यू रख दी, क्या कॉमन है बताओ, कॉमन लो। अच्छा वो कॉस है, ये वाला है ना, हाँ, जाग रहे हो इसका मतलब, जागते रहो। बताओ क्या करूं भाई, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब स्क्वायर करोगे ना, तो के का स्क्वायर होगा, टू की जगह फोर हो जाएगा, पी का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे आर की पावर हो जाएगी सिक्स, जब स्क्वायर सब पे जाएगा तो, यहाँ स्क्वायर सब पे जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर की पावर सिक्स। तो आप मुझे ये बताओ, स्क्वायर माइंड में ही कर दो, और बताओ कॉमन क्या बचा दोनों में, कॉमन क्या निकलेगा। हाँ कॉमन बताओ। कोई बात ना, बताने दो, करूंगा तो मैं अपने दिमाग से ही। बताओ, मुझे समझ में तो आ ही ना रहा मेरे, क्या बता रहे हो तुम। तो देखो क्या यही तो बचा कॉमन, आप बताओ गलत लिखा सही लिखा बस। हाँ भैया, देखना जरा, बताओ। केपी कैसे ले लिया कॉमन, इधर केपी नहीं है, अरे भैया टू तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, टू का स्क्वायर चार, देख देख यहाँ के है, देखो देखो यहाँ के है, यहाँ पी है, यहाँ आर की घात तीन है, यहाँ के है, यहाँ पी है, यहाँ आर की घात, तो मैंने दोनों में से यही कॉमन ले लिया, के पी आर की घात, और जब कॉमन लूंगा तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी लग जाएगा। अब जो बचा क्या बचा, यहाँ टू कॉस थीटा, टू का स्क्वायर कर दिया चार, कॉस का स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ तो केवल साइन ही बचा, साइन का स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ में आई नहीं। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर वाली टर्म होती है तो बाहर आ जाती है, क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाली टर्म होती है तो बाहर आ जाती है,
तो ये के पी अपॉन आर क्यूब कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर कौन फंसा रह जाएगा, ये सही है, इसको फंसा रहने दो, अभी निकाल देंगे इसको बाहर। तो देखो, अरे बात समझ में आई, कॉमन कैसे लिया, या वैसे भी कर सकते हो, सबका स्क्वायर करो अलग अलग फिर कॉमन लो, घंटों लगे। तो समझदार हो गए, के पी आर क्यूब इधर भी, के पी आर क्यूब इधर, ये बाहर ले लिया, जो बचा उसका स्क्वायर करके लिख दिया। अरे समझ गए भैया, तुम समझ गए, हाँ बढ़िया। देखो स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये पूरी टर्म कहाँ जाएगी, तो के पी अपॉन, ये के जो आया है ना, ये मैंने इस पूरी वैल्यू की जगह लिखा है के, याद रखना, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया है, के, ताकि छोटा रहे हमारा कैलकुलेशन, है ना तो बार बार इसको लिखते रहते बार बार। अरे समझ गए, तो ये बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, अरे बोल दो, 4 cos² थीटा प्लस, ये कह रहे हैं मुझे भी निकालो रूट से बाहर, मुझे क्यों फंसा रखा अंदर। तो क्या निकाल सकते हैं इसको, कुछ हो सकती है तिगड़मबाजी, बताओ जरा, क्या कर सकते हो इसको, यहीं या तो यहीं छोड़ दो, अगर नहीं कर पा रहे तो, कर सकते हो तो बताओ। इसकी जगह वन रखा था मैथ में, हाँ भाई कौन कौन एग्री करता है इसकी बात से, कि इसकी जगह वन आ जाएगा, ये कह रहा है इसकी जगह तो वन रख देते हैं मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में, सही कह रहा है ये, कंफर्म नहीं है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन होता नहीं होता, तो वो वही बात कह रहा है, तो सही कह रहे यार, तो वन लिख दूं इसको, तो 4 का 2 हो जाएगा, तो खत्म हो गया यही। अरे मूर्खो, वो फॉर्मूला ये होता है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, यही तो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले की तो बात कर रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है या 4 cos² थीटा है, या 4 cos² थीटा है, और 4 को जब, अब अगर इधर भी 4 होता तो 4 कॉमन लेके मैं बंद कर देता, तो इसको इसको इसका क्या करेगा तू बता, ये इंटू में रहेगा तो ये बंद कैसे हो जाएगा फिर, अलग एक एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए, समझ गया, एक साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐड में होगा तब बन आएगा। यहाँ तो 4 cos² थीटा है, या तो 4 इधर भी होता, तो मैं 4 को कॉमन लेता, अंदर एक एक बच जाता, अपन लिख देता। अब अबे दोनों जगह होता ना 4 4, तो 4 इधर होता, 4 इधर होता, तभी तो 4 आता, इसकी जगह वन लिख रहा है, इसकी जगह वन, ये कह रहा है ये वन होता है। हम्म, अब इधर देखो, हाँ तो क्या करूं बताओ, ये फॉर्मूला तो मैंने इसका रिजेक्ट कर दिया, और बहुत तगड़े करके रिजेक्ट करा, ठीक है, अब क्या करूं यहाँ बताओ, अरे यार इसी को लगाऊंगा, देखो इसी को लगाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं लगाऊंगा जैसे इसने बताया, मैं थोड़ा सा खेल खेल लूंगा इसके साथ। देखो, ये 4 cos² थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो कॉस इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा बताना जरा, हाँ, अब इस 1 - cos² थीटा को यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह। अरे समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ जरा लिखना, लिखो क्या होगा उससे भैया, देखो क्या होगा, 4 cos² थीटा ऐसे लिखा रहने दिया मैंने, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 - cos² थीटा, इसको उसको उधर साइड दिया, तो ये आ गया 1 - cos² थीटा। ये 4 cos² थीटा है, ये 1 cos² थीटा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा बताओ, अरे घटेगा नहीं, क्या आएगा, वन तो ऐसे लिख दो वन, और 4 में से एक गया, कितना बचा, 3 cos² थीटा, बस भैया हाथ जोड़ लिया हमने, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा ये, खत्म, इतना ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, बताओ और क्या कर सकते हो, और कुछ होगा ही नहीं इसमें, अरे सही है, तो यहां तक आपको इसको फाइनल फॉर्मूला आपको लिख देना है, अगर एग्जाम में आता है तो
साइन को कर लो, साइन को कर लो तो साइन में आ जाएगा यहाँ पे आंसर। कॉस में कर लिया तो कॉस में आ जाएगा। किसी एक में कर दो, साइन या कॉस। नोट कर लो इसे पूरा। इधर देखो क्या आई हमारे पास, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, क्या थी बताओ। ए पी आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर था ना, यही था देखो तो भैया, यही था। अब ये फॉर्मूला कब कहीं भी है ना, कब है, कहीं भी है। मान लो ये पॉइंट यहां से इसकी सीधी लाइन पर ही आ जाता, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता मान लो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंगल कितना हो जाएगा फिर, ये थीटा है ना, ये थीटा बढ़ते 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 ऐसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 90। तो अगर यहाँ पे मैं थीटा 90 रख दूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मिल जाएगी, जो हमने निकाली थी। चेक करना जरा, एक थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, समझ गए ना। थीटा 90 होगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा नहीं सीधे एकदम। ये कितना हो गया थीटा 90, तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसकी तो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट कर चुके हैं हम। तो देखते हैं क्या वही आती है या नहीं आती है। तो ये थीटा इक्वल टू इसमें मैं 90 रखूं तो ये पोजीशन बन गई कौन सी, इक्वेटोरियल, मतलब कौन सी, निरक्ष वाली, निरक्ष स्थिति बन गई। रखना जरा थीटा 90, तो के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। अरे कॉस 90 तो क्या रह गया, अंदर बनी रह गया बस, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो क्या देखो निरक्ष पे यही नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड, के की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, यही नहीं थी बताओ, थी ना, थी। अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले आऊं, यहां इस पॉइंट को कहां ले आऊं, अक्षीय स्थिति, यानी थीटा कितना हो जाएगा फिर, अरे 0 हो जाएगा यार, इधर देख ये बंद हो गया थीटा, ये बंद हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ थीटा 0 रख दोगे तो अक्षीय स्थिति का सूत्र आ जाएगा। चेक कर लो ना मानने को, एफ थीटा इक्वल टू कितना, 0, तो कौन सी स्थिति बन जाएगी, तो चेक करो आ रहा है अक्षीय स्थिति का, यहाँ रखो थीटा 0, तो ई बराबर के पी आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या, और 3 बन जा 3, 1 मत कह दियो अब, 3 और 1 कितना हो गया बताओ, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या आएगा, 2, तो के 2 पी अपॉन आर क्यूब, क्या बताओ यही नहीं था, अरे क्या यही नहीं था, अच्छी स्थिति पे यही था देखो। तो ये किससे निकाल दिया हमने, इससे निकाल दिया, इस फॉर्मूले से। यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि ये सूत्र जो है ये कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा और आर। आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, जो मैंने बताया सुपर 12 होता है, उसका जब करते हैं तो उसमें आते हैं। अभी एक सेकंड और सुनो भाई, ये जो निरक्षीय स्थिति पे है तो इसकी आपने ये तो वैल्यू लिखवाई है ना, इसकी आपको डायरेक्शन भी पता है, निरक्षीय स्थिति पर डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लस से माइनस, इसकी भी पता है माइनस से प्लस, तो इसकी तो बताओ। अब ये जो के पॉइंट है, ये जो नेट आया है ई नेट, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अब क्या डायरेक्शन है इसकी बताओ, डायरेक्शन तो बताई नहीं आपने, केवल वैल्यू वैल्यू बता के छोड़ रहे हो तो ऐसे ही, डायरेक्शन बताओ, क्या कहोगे, क्या डायरेक्शन है बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन है ये तो बीच में भी नहीं है बिल्कुल, जो तुम कहो बीच में है भैया, तो कैसे बताएंगे बताओ डायरेक्शन। अरे ई नेट की डायरेक्शन पूछता हूं मैं, ये वैल्यू है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो हमने क्या माना था, कितने एंगल पे है ये, पाई एंगल पर है, किससे, ये जो इक्वल रियल नहीं,
ये जो इक्विलेटरल, अरे इक्वेटोरियल है, ये जो इक्वेटोरियल है यानी निरक्षीय स्थिति है, इससे कितने एंगल पे माना है? अरे फाइव पे माना है। इस फाइव को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? वही इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। बताओ, अगर आपसे कहूं मैं कि भाई नेट जो है ना वो 30 डिग्री पर है, तो ये 30 किसकी वैल्यू है? तो एंगल भी कभी कभी क्या बता देते हैं आपको? डायरेक्शन बता देते हैं। अगर यहाँ पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो आप यहाँ का एंगल निकाल दो बस, तो वो एंगल ही आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। जैसे मैं कहूँ 560 है, फाइव कितना है? तो आपको नहीं पता डायरेक्शन क्या है नेट की, तो आपको पता है भैया ये जो ई इक्वल इक्वल इक्वटोरियल है ना, उससे 60 डिग्री पर क्या जाएगा हमारा? ई नेट जाएगा। देखो बता दिया ना, बता दिया डायरेक्शन, बता दी ना, बता दी। तो एंगल निकाल दो ये वाला, बस फिर ये आर्टिकल खत्म। कैसे निकाला एंगल? इसको अगर मैं यहां बना दूं, ये क्या है? ई एक्सिस, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। दिखने में छोटे बड़े लग रहे हैं लेकिन बराबर होगा, पैरेलल शिफ्ट करा है। ठीक है, तो ये बेस कितना है? इक्वेटोरियल। और ये कितना है? परपेंडिकुलर, ई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। देखो ट्रायंगल नहीं बन गया यहाँ पर, ये ट्रायंगल नहीं बन गया यहाँ पर। ऐसे करके देखो, इसका ये कितना है? ई एक्सिस। और ये कितना है? ई इक्वेटोरियल। अरे ये बन गया ट्रायंगल, है ना? और ये एंगल कितना है? फाइव। तो फाइव नहीं निकाल सकते इस ट्रायंगल से? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ? साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, कौन सा लगाऊं? अरे ये क्या पता है? परपेंडिकुलर, लंब पता है, आधार भी पता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? मंत्र मत पढ़ो, तेज तो बोलो। है 10 अपॉन इसे बंद कर पहले। लाल बटे कक्का, क्लास 9 आ गए तुम, अब 12th पे डायरेक्ट 3 क्लास जम कर गए। तो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। लंब बटे आधार क्या होता है? तो लंब और आधार ही तो पता है, तो क्या लगा दूं? और एंगल क्या है? किसके बराबर होगा? लंब कितना है बताओ? ई एक्सिस। और आधार कितना है? इक्वेटोरियल। सही है। ई एक्सिस की वैल्यू बताओ, ई एक्सिस की वैल्यू कितनी है? कहाँ गई? अरे ये तो है, ये एक्सिस वाला ही तो है। केपी अपॉन इक्वेटोरियल की बताओ, कहाँ गई? के 2p अपॉन, यार इस केस में तो साइन कॉस भी आते हैं ना इसके साथ। क्या कर रहे हो? मैं ये वाली पूछ रहा हूँ, जो पीछे जो लिखी थी वो वाली पूछ रहा हूँ। ये तो पूरी एक्सिस वाली है ना ये तो इसमें क्या आया था बताओ एक्सिस वाली में? ये देखो, ये बताओ, ये कॉस साइन लगा के बताओ, तो एक्सिस पे क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? तो आएगा। और नीचे क्या आएगा? आर क्यूब से, के से, पी से, क्या बचा? कॉस थीटा अपॉन 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? करो भैया, मैथ पढ़ा रहा, फिजिक्स रहते होता हूँ। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बताओ? अरे गरीबो, कॉस अपॉन साइन होता कॉट। तो टेन फाइव किसके बराबर आया देखो? कॉट थीटा अपॉन, समझो जरा इधर। अब ये जो थीटा है ये तो आपको पता ही होगा ना। देखो फाइव कैसे निकालेंगे? ये थीटा तो आपको पता ही होगा भाई, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उससे एंगल तो पता होगा ना। और आर भी पता होगा, जब न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल में आर और थीटा पता होंगे आपको। तो जब थीटा पता होगा तो आप ई नेट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले से। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, जो भी है, 0, 30, 50, 60 जो भी है यहाँ रखो। जो वैल्यू आएगी कॉट 60, कॉट 30 की, वो उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। वहां से पाई का एंगल निकल के आएगा। मतलब मान लो 30 आया, तो आपको पता है जो ई नेट जाएगा ना भैया, वो 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा। कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा? तो बता दी डायरेक्शन हमने।
ये बता दी वैल्यू और ये बता दी डायरेक्शन। नोट कर लो, तो नोट करो, ये भी नोट कर लो, इसी से निकले हैं ये दोनों फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर, कहीं भी निकाल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू पे कहीं भी इक्वल इक्वेटोरियल पे।